एक सिंपल फंडा बताता हूं कि जितनी ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना कम आपका टैक्सेबल इनकम बनेगा, उतना कम आप टैक्स भरोगे और उतनी ही ज्यादा आपकी इन हैंड सैलरी भी बनेगी। सिमिलरली जितनी आप कम इन्वेस्टमेंट शो करोगे उतना ही ज्यादा आपका टैक्सेबल इनकम बनेगा, उतना ही ज्यादा आपका टैक्स भी कटा करेगा और उतनी ही कम आपकी इन हैंड सैलरी भी बनेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज की ये वीडियो में एकदम शॉर्ट और टू द पॉइंट बनाऊंगा। मान लो कि आपके पास किसी कंपनी से 10 LPA का ऑफर लेटर आ जाता है, लेकिन ऑफर लेटर आने के बाद आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि इससे मैं इन हैंड सैलरी किस तरह से निकाल सकता हूं। तो ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बनाई गई है। इस वीडियो को जब आप एंड तक देखोगे तो आप सब लोगों को रियलाइज हो जाएगा कि आपकी इन हैंड सैलरी इतने पैकेज पे कितनी होगी। तो इस वीडियो में मैंने एक डमी स्ट्रक्चर तैयार करके रखा हुआ है। जब आप अपनी वैल्यूज इस डमी स्ट्रक्चर में डालकर देखेंगे तो आप अपनी इन हैंड सैलरी एकदम करेक्ट वे में निकाल सकते हो। और इन हैंड सैलरी निकालने से पहले मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताना चाहता हूं जो कि आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको उन चीजों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा तो ये आपके लिए बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है। तो सबसे पहली चीज होती है यू शुड नो अबाउट योर फिक्स्ड कंपोनेंट। आपके पूरे के पूरे सीटीसी ब्रेकडाउन में आपको पता होनी चाहिए कि आपकी फिक्स सैलरी कितनी होगी, आपकी टोटल ग्रोस सैलरी कितनी होगी। और इसके बारे में अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप अपने एचआर से एक बार इसके बारे में जरूर पूछ लीजिएगा। दूसरी चीज होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके वेरिएबल कंपोनेंट जो होते हैं वो आपको कब मिलेंगे। कई कंपनीज में ये पर मंथ बेसिस पे मिलते हैं, कई कंपनीज में क्वार्टरली बेसिस मिलते हैं, कई कंपनीज में सेमी ईयरली बेसिस मिलते हैं या फिर कई कंपनी में ईयरली बेसिस मिलते हैं। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वेरिएबल कंपोनेंट आपको उस कंपनी में कब मिलेंगे। नहीं पता तो ये चीज भी आप एचआर से डायरेक्टली कंफर्म कीजिएगा। तीसरा पॉइंट होता है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि आप उस साल के दौरान कहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। एक सिंपल फंडा बताता हूं कि जितनी ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना कम आपका टैक्सेबल इनकम बनेगा, उतना कम आप टैक्स भरोगे और उतनी ही ज्यादा आपकी इन हैंड सैलरी भी बनेगी। सिमिलरली जितनी आप कम इन्वेस्टमेंट शो करोगे उतना ही ज्यादा आपका टैक्सेबल इनकम बनेगा, उतना ही ज्यादा आपका टैक्स भी कटा करेगा और उतनी ही कम आपकी इन हैंड सैलरी भी बनेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि एक साल के दौरान आप कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा जो कि फिक्स्ड हर कोई करता है। ये तो मतलब ऐसे लगा लो कि डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट ही होती है हर किसी की, कि हर कोई ये चीज तो डेफिनेटली कर ही लेता है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ इन्वेस्टमेंट होती हैं जिनको मैं अभी इस वीडियो में कवर अप नहीं कर रहा, क्योंकि जनरली बहुत सारे लोग वो इन्वेस्टमेंट को अवेल नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर आपका सैलरी पैकेज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो वो इन्वेस्टमेंट भी लोग करते हैं, तो आपको उनके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट होता है पीएफ डिडक्शन। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि उनके सीटीसी में पीएफ तो मेंशन किया होता है तो सिर्फ उतना ही डिडक्ट होता है। बिल्कुल भी नहीं। वो जो पीएफ आपका मेंशन किया होता है वो सिर्फ एक पार्टी का ही किया होता है, यानी कि पीएफ फ्रॉम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। वो जो पीएफ आपका शो होता है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का होता है, यानी कि कंपनी कितना पीएफ देगी उतना ही पीएफ आपका भी कटेगा, आपका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए जितनी भी आपकी इन हैंड सैलरी पर मंथ के हिसाब से बनेगी उसमें पीएफ भी डिडक्ट होगा पर मंथली बेसिस। फिफ्थ पॉइंट होता है इंक्रीज योर बेसिक सैलरी एज मच एज पॉसिबल। जितनी ज्यादा आपकी बेसिक सैलरी होगी उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। जब आप किसी भी कंपनी में स्विच करते हो तो हमेशा आपकी बेसिक सैलरी ज्यादा कंसीडर की जाती है, क्योंकि वेरिएबल कंपोनेंट इतने ज्यादा कंसीडर नहीं किए जाते। बेसिक सैलरी अगर आपकी ज्यादा हो तो उसी हिसाब से आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और आपको टैक्स में रिबेट भी ज्यादा मिल जाती है। तो हमेशा ये चीज का ट्राई कीजिए कि आपकी बेसिक सैलरी ज्यादा से ज्यादा हो। तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। अब बात करते हैं कि आप अपनी इन हैंड सैलरी किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो कि आपके पास 10 LPA का ऑफर लेटर पड़ा हुआ है। जो भी आपकी सीटीसी की ब्रेकडाउन होगी वो इस तरह से शो होगी। अब जितने भी मैंने ये ग्रीन बैकग्राउंड में जितने भी वैल्यूज दिखाई हुई हैं, यानी कि बेसिक सैलरी, एचआरए, एलटीए, बोनस या फिर जितने भी अलाउंस है, ये आपको पर मंथ के बेसिस पे डेफिनेटली मिलते हैं। तो ये सारे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपकी एक फिक्स सैलरी निकल जाएगी। देन उसके बाद वेरिएबल कंपोनेंट भी आपको ऐड करना पड़ता है टोटल ग्रोस सैलरी निकालने के लिए, तो आप उस हिसाब से निकाल सकते हो। जितनी भी आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है वो हमेशा आपकी टोटल ग्रोस सैलरी पर ही बनती है। देन उसके बाद है आपका पीएफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, देन उसके बाद है ग्रेच्युटी, देन उसके बाद है हेल्थ इंश्योरेंस। ये तीनों चीजें आपको पर मंथ के बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो ये सारा स्ट्रक्चर आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं टैक्सेबल इनकम के बारे में। तो जितनी आपकी ग्रोस सैलरी होती है वो आपकी टैक्सेबल इनकम की कैटेगरी में आ जाती है, लेकिन आप कुछ डिडक्शन अवेल कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे कुछ डिडक्शन दिखाई हुई है जो कि जनरली लोग क्लेम कर लेते हैं, जैसे कि एचआरए, एलटीए, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एटीसी, एटीसीसीडी या फिर एटीडी, ये तो लोग अवेल कर ही लेते हैं। तो इन सबको अगर मैं कैलकुलेट
करूं तो देन आपकी टोटल डिडक्शन करने के बाद जो टैक्सेबल इनकम बनती है वो 5 लाख से नीचे आ रही है, यानी कि 493,500। अब आपको मैं एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूं जिसके अकॉर्डिंग इफ अ टोटल इनकम ऑफ अ वर्किंग इंडिविजुअल और सिटीजन इज 5 लाख और बिलो देन 5 लाख इन इंडिया, देन ही और शी इज एलिजिबल टू गेट अ टैक्स रिबेट ऑफ अप टू 12,500 rupees as per the recently modified section 87A of Income Tax Act. So no tax is required to be paid. तो 10 LPA के केस में अगर आप ये सारी डिडक्शंस वहां पे दिखा दोगे तो आपका कोई भी टैक्स नहीं कटेगा, लेकिन हाँ इनमें से अगर आपने किसी भी डिडक्शन को नहीं दिखाया तो आप टैक्सेबल की इनकम में आ जाओगे। अभी मैं ये कंसीडर करता हूं कि चलो आपने ये सारी की सारी डिडक्शन वहां पे दिखा दी तो आपका कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। उसके बाद आपको टैक्स स्लैब्स के बारे में तो डेफिनेटली पता ही होना चाहिए। देन उसके बाद इनकम टैक्स कैलकुलेशन, अभी अगर आपकी कोई सैलरी 5 लाख से नीचे है देन आपका इनकम टैक्स नहीं कटता तो इसमें 0 ही आएगा, लेकिन इन केस अगर आपकी बढ़ जाती है तो आप उसी हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर मैं इसी में ही इन हैंड सैलरी की बात करूं तो वो आपकी कैलकुलेट करने के बाद, यानी कि जितना भी आपका फिक्स्ड कंपोनेंट था उसमें से इनकम टैक्स को डिडक्शन करने के बाद और उसके बाद पीएफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को डिडक्ट करने के बाद आपका जो अमाउंट बनता है वो अगर मैं इन हैंड सैलरी के रूप में आपको बताऊं, यानी कि पर मंथ के बेसिस में बताऊं, then it will be around 65K, यानी कि 65K के अराउंड आपको इन हैंड सैलरी आएगी। कई केसेस में क्या होता है कि आपको वेरिएबल कंपोनेंट भी पर मंथली बेसिस मिलता है, देन उस केस में आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी वो होगी 72K। तो आई होप कि आपको इतनी क्लैरिटी हो गई हो। स्टिल आपका कोई भी डाउट रह जाता है देन उसको आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं।